हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम शुक्ला आप सभी के दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं मॉडल पेपर 2020 के बारे में, मतलब 2020। सब्जेक्ट होगा आपका शिक्षा शास्त्र, यानी एजुकेशन का जो फर्स्ट पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग उस पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं बीए फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में। ठीक इस तरीके से हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो कि परीक्षा में आने की संभावना जिनकी व्यक्त की जा रही है। ठीक, और वो इम्पोर्टेंट होगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए दोस्तों, उन सभी प्रश्नों पर मैं डिस्कस करता हूँ कि कितने प्रश्न आखिरकार ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसी श्रृंखला में मैं और भी वीडियोस लाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। परीक्षा के अंत समय में आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएगी, चाहे शिक्षा शास्त्र हो, चाहे समाज शास्त्र हो, चाहे आपका जो है भूगोल हो, चाहे राजनीति शास्त्र हो, चाहे हिस्ट्री हो, या फिर अन्य कोई सब्जेक्ट हो। ठीक इस तरीके से जहाँ तक मेरी पहुँच होगी, जहाँ तक मेरी कैपेसिटी होगी, वहाँ तक आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले और बता दूँ कि अगला मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल बीए करेकर है। बीए करेकर को आप सब्सक्राइब करें और उसे उस वीडियो मतलब उस पर जो वीडियोज़ पड़ी हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं बता दूं, कल उस चैनल पे जो है ह्यूमन जियोग्राफी से संबंधित वीडियो अपलोड की जाएगी। ठीक, तो फिलहाल आज की वीडियो में मॉडल पेपर 2020 के बारे में, शिक्षा शास्त्र का ये मॉडल पेपर है 2020 में बीए फर्स्ट ईयर प्रथम प्रश्न पत्र का। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले बता दूं कि मैंने जो है कल अपलोड किया है इसको, शिक्षा शास्त्र का, मतलब आज सुबह हमने अपलोड किया इसको, शिक्षा शास्त्र का द्वितीय प्रश्न पत्र। ठीक, इसके अंतर्गत हमने जो है कम से कम नहीं तो 20-25 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। बीए करियर यूट्यूब चैनल पे हमने इसको अपलोड किया है। बीए फर्स्ट ईयर वाले इससे लाभान्वित हो सकेंगे। तो इस वीडियो को आप देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा सुबह तक, तो उसको आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक, तो आइए मैं शुरू करता हूँ आज का वीडियो लेक्चर। देखिए दोस्तों, इसमें इसी श्रृंखला में मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा। पहला क्वेश्चन से दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि विद्यालय शिक्षा का किस प्रकार का अभिकरण है। तो दोस्तों, किस प्रकार का जो विद्यालय जो है ये शिक्षा का किस प्रकार का अभिकरण है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगर आपको ये दिखता हो, कहीं भी आपको एक प्रश्न मिलता हो जो कि शिक्षा जिसमें शब्द यूज हुआ हो जिस प्रश्न में, वो प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि शिक्षा शास्त्र आप पढ़ रहे हो। इसमें 100 क्वेश्चन देना है और शिक्षा शास्त्र से ही देना है उसको। तो वो जरूर ऐसे क्वेश्चनों को करेगा जिससे उस शिक्षा शास्त्र को रिलेट कर सके। तो देखिए, विद्यालय शिक्षा मतलब विद्यालय शिक्षा का किस प्रकार का अभिकरण है। तो दोस्तों, किस प्रकार का अभिकरण है ये, तो औपचारिक अभिकरण है। कैसा अभिकरण है? औपचारिक अभिकरण। ऑप्शन नंबर में आपको बी में दिख रहा होगा, औपचारिक अभिकरण। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। ठीक, औपचारिक अभिकरण। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में समुदाय का क्या योगदान है। दोस्तों, समुदाय से रिलेटेड हमने वीडियो बना रखी है। ये समाजशास्त्र का टॉपिक है, समुदाय। ठीक, समुदाय पे हमने वीडियोस बना रखी है, उसको आप देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, हो सकेगा तो। ठीक, वहां से आप देख सकते हो, या फिर आप समुदाय शुक्ला डी पॉइंट सर्च कर लेंगे सोशियोलॉजी, तो आपको मिल जाएगा वो चीज़। ठीक, तो शिक्षा के क्षेत्र में समुदाय का क्या योगदान है दोस्तों। समुदाय का योगदान क्या है? शिक्षा पर नियंत्रण बिल्कुल है, समुदाय का योगदान है। विद्यालय पर नियंत्रण भी है। ठीक, और शिक्षा का अनौपचारिक साधनों की व्यवस्था, शिक्षा के अनौपचारिक साधनों की व्यवस्था भी समुदाय के द्वारा की जाती है। शिक्षा पर नियंत्रण भी किया जाता है, विद्यालय पर भी नियंत्रण किया जाता है, और शिक्षा के अनौपचारिक साधनों की भी व्यवस्था की जाती है। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। उपर्युक्त तो सभी जो है शिक्षा के क्षेत्र में मतलब समुदाय का योगदान है, मतलब समुदाय द्वारा दिए गए योगदान है किसके क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक, तो ये दो प्रश्न आपके क्लियर हो जाते हैं, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुमान करती है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुमान करती है, यह कथन किस विद्वान का है। तो किस विद्वान का है दोस्तों? तो एक विद्वान है हमारे ओटाबे। ओटाबे महोदय ने बताया कि शिक्षा जो होती है सामाजिक परिवर्तन का अनुमान करती है। तो क्या करती है? पहले से ही अनुमान करती है किसका? सामाजिक परिवर्तन का, कि सामाजिक परिवर्तन होने वाला है। शिक्षा, अगर शिक्षित व्यक्ति है तो उसको पता हो जाता है कि सामाजिक परिवर्तन होने वाला है, या फिर शिक्षा जो होती है वो सामाजिक परिवर्तन का अनुमान लगा लेती है। ऐसा मानना किसका है? ओटावे महोदय का। हालांकि इनका मानना कहीं ना कहीं पे मतलब 80% तक सही ही है। चलिए दोस्तों, आगे अगला प्रश्न के सामने दोस्तों इसी श्रृंखला में, कि संविधान की किस धारा में, देखिए क्वेश्चन बड़ा है, समझने की कोशिश करिएगा, कि संविधान की किस धारा में ये घोषणा की गई कि संविधान लागू होने के समय से 10 वर्ष की अवधि के अंदर 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। किस धारा के अंतर्गत ये था कि जो है मतलब 0 से लेकर के मतलब संविधान लागू होने के बाद में, जैसे संविधान लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950, तो 26 जनवरी 1960 ईस्वी तक
क्या था, मतलब इसके बाद तक क्या ये नियम लाना चाहिए था, मतलब नियम लागू हो जाना चाहिए कि 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए राज्य के द्वारा, मतलब देश के द्वारा, या फिर मतलब राज्य या फिर देश दोनों के द्वारा मिला करके जिस तरीके से वो शिक्षा उपलब्ध करवाई जा सके। तो 14 मतलब 0 से 14 वर्ष के बच्चों तक, मतलब जो कि 5 वर्ष से या सॉरी 6 वर्ष से 14 वर्ष है, 0 कहाँ से नहीं, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। ऐसा मानना किस अनुच्छेद के तहत है, किस धारा के तहत है दोस्तों? तो धारा इसमें आपकी किस धारा के तहत? धारा 45 के तहत है, जो कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत ये बात कही गई है। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय साधन नहीं है? दोस्तों कौन सा स्थानीय साधन नहीं दोस्तों? तो यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए दिया है पुस्तकालय, बी दिया संग्रहालय और ग्राम पंचायत। ये सब स्थानीय साधन मतलब कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ये पुस्तकालय जो स्थानीय साधन है, संग्रहालय ये भी है, ग्राम पंचायत ये भी है, पर्वत आपका जो है स्थानीय साधन नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं हम इसी श्रृंखला में कि विद्यालय को सामाजिक जीवन का एक आदर्श निर्वाह होना चाहिए। क्या? विद्यालय को सामाजिक जीवन का एक आदर्श निर्वाह होना चाहिए, आइडियल निर्वाह होना चाहिए। उसे अपने परिवेश में समाज की सभी उपयोगी गतिविधियों को स्थान प्रदान करना चाहिए। यह कथन किस विद्वान का है? तो दोस्तों हावर्थ महोदय आपके होते हैं, ऑप्शन नंबर इसमें सी में दिया है। हावर्थ महोदय के अनुसार ये कथन बताया गया कि जो विद्यालय को चाहिए कि सामाजिक जीवन का एक आदर्श निर्वाह करना चाहिए, उसे अपने परिवेश में समाज की सभी उपयोगी गतिविधियों को स्थान प्रदान करना चाहिए। ऐसा मानना किसका था? तो हावर्थ महोदय का था, ये कथन था इनका। चलिए इसी श्रृंखला में आगे की स्लाइड प्रस्तुत आपके सामने दोस्तों। अगला प्रश्न है कि घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है। जी हाँ, कहा गया कि घर जो होता है शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है, सर्वोचित स्थान है और बालक प्रथम विद्यालय है। क्या कहा गया कि घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान कौन सा है? तो घर है, और मतलब प्रथम विद्यालय, बालक का प्रथम विद्यालय भी है। कौन? घर। ये बात कहा है, मतलब किसने कहा है? तो दोस्तों किसने कहा है ये बात? तो पेस्टालॉजी में कहा गया है ये बात। ठीक है, पेस्टालॉजी महोदय ने बताया इसको। अगला प्रश्न आपके सामने कि राज्य का निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा में कोई संबंध नहीं है। ठीक, तो ये कथन राज्य का निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, तो ऐसा कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि धारा 45 में ये बात कही गई है कि राज्य जो है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत कि राज्य जो है 6 से 14 वर्ष के स्टूडेंट को, बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा, ये बात कही गई है उसमें। तो ऐसा कथन यहाँ पे देगा कि राज्य का निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं। तो ऐसा कथन कैसा? असत्य है। इसमें सत्य असत्य देखने को मतलब पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि प्लेटो एक जो है विद्वान है, प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दार्शनिक शासन की कल्पना की है। दार्शनिक शासन की कल्पना की है, क्या ऐसा सत्य है या असत्य है? ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन के अंतर्गत कि प्लेटो ने जो अपने ग्रंथ रिपब्लिक है उसमें दार्शनिक शासन की कल्पना की है। जी हाँ, बिल्कुल की है, दार्शनिक शासन की कल्पना की है रिपब्लिक ग्रंथ में प्लेटो ने। ऑप्शन नंबर इसका ये होगा, सत्य है ये कथन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। देखिए अगला प्रश्न कि समुदाय एक ऐसा समूह है, समुदाय जो होता है एक ऐसा समूह, कम्युनिटी जिसको बोला जाता है इंग्लिश में समुदाय को कम्युनिटी। तो समुदाय एक ऐसा समूह होता है जो एक ही संस्कृति के अंतर्गत एक स्थान अथवा क्षेत्र में रहता है। ऐसा कथन किसका है? तो ऐसा कथन दोस्तों किसका है कि समुदाय जो होता है एक ऐसा समूह होता है जो एक ही संस्कृति के अंतर्गत एक स्थान अथवा क्षेत्र में रहता है। ये कथन किसका है दोस्तों? तो ये कथन हमारे है किम्बाल यंग के महोदय द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, किम्बाल यंग। मैकाइबर एवं पेज जी ने भी इसकी व्याख्या की है समुदाय की। और जब मैं समुदाय पढ़ाया था उसमें तो हमने वहाँ पे बताया विभिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार और विभिन्न विद्वानों के अनुसार भी बताया इसकी परिभाषा को लेकर के, और काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया वहाँ पे। तो उस लेक्चर को आप देखिएगा। अगला प्रश्न कि मानवाधिकार का सिद्धांत किन तत्वों पर आधारित होना चाहिए? तो मानवाधिकार का जो सिद्धांत है वो किन तत्वों पर आधारित होना चाहिए दोस्तों? पहला दिया है समानता, दूसरा दिया है सार्वभौमिकता, तीसरा सी दिया है उत्तरदायित्व। दोस्तों ये तीनों आपको कैसे लग रहे हैं? बिल्कुल सही लग रहे होंगे कि समानता भी मानवाधिकार का सिद्धांत होना चाहिए। बिल्कुल समानता से देखिए जो मानवाधिकार का सिद्धांत है, जो रूल्स आए हैं मानवाधिकार के
उसमें समानता होनी चाहिए, सार्वभौमिकता मतलब सत्यता होनी चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए हर व्यक्ति का एक। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। तो मानवाधिकार का सिद्धांत किन तत्वों पर आधारित होना चाहिए दोस्तों? तो सार्वभौमिकता पर, समानता पर एवं उत्तरदायित्व तीनों पर आधारित होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि वे अधिकार जो हमारी प्रकृति या स्वभाव में निहित हैं, क्या वे अधिकार जो हमारी प्रकृति, प्रकृति मतलब नेचर, स्वभाव में निहित हैं, ठीक है, प्रकृति या स्वभाव में निहित होते हैं मतलब अंतर्हित मतलब समाहित होते हैं, निहित मतलब समाहित होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे अधिकार जो हमारी प्रकृति मतलब प्रकृति या स्वभाव में निहित होते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो उसको दोस्तों बोला जाता है क्या? मानवाधिकार बोला जाता है उसको। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। यानी ऐसे अधिकार जो हमारी प्रकृति या फिर स्वभाव में के अंदर मतलब निहित होते हैं, उसके अंदर बस जाते हैं, उसके अंदर बहुत अपनी भूमिका बना लेते हैं, उसको क्या बोला जाता है? मानवाधिकार बोला जाता है। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान की किस धारा में कुल मूल कर्तव्य दिए गए हैं दोस्तों? तो किस धारा में मूल कर्तव्य दिए गए हैं? आपके धारा 15 के ए में मूल कर्तव्य आपके दिए गए हैं, धारा 15 ए के अंतर्गत दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 15 ए के अंतर्गत क्या दिए गए हैं? मूल कर्तव्य दिए गए। तो भारतीय संविधान की किस धारा पूछा गया है? तो 15 ए के अंतर्गत दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे वो पूछा जाए क्या बोलते हैं अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत जो है आपके मूल अधिकार दिए गए हैं, मतलब सॉरी क्या पूछा गया है? मूल कर्तव्य दिए गए, फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई 51 ए के अनुसार। अनुच्छेद 51 ए के तहत ये दिया गया है क्या? भाग 1 में आपका जो है, भाग 1 में संघ है, भाग 2 में क्या है? नागरिकता है, भाग 3 में क्या है? जिसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। भाग 3 में आपका क्या पड़ेगा? भाग 3 में आपका फंडामेंटल राइट्स पड़ेगा, मतलब मूल अधिकार पड़ेगा, ठीक। और उसके बाद में आगे बढ़ोगे तो भाग 4 में आपका नीति निर्देशक तत्व पड़ेगा, डीपीएसपी। और उसके बाद में जब भाग 4 से आप बढ़ोगे भाग 4 का के अंतर्गत, तो आपको क्या मिलेगा? तो यही मूल कर्तव्य मिलेगा। 51 का के अंतर्गत इसको वर्णित किया गया है। 51 का मतलब 51 ए के अंतर्गत कौन सा है? तो भारतीय संविधान की किस धारा पूछा गया? तो 15 ए आ के अंतर्गत। अगर अनुच्छेद पूछा था तो 51 ए के अंतर्गत, मतलब 51 के का के अंतर्गत मूल कर्तव्य को वर्णित किया गया। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि परिवार शिक्षा का साधन है। क्या दोस्तों पूछा गया कि परिवार जो होता है शिक्षा का साधन है, तो कैसा साधन है दोस्तों? परिवार शिक्षा का कैसा साधन है? तो अनौपचारिक साधन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। परिवार जो होता है शिक्षा का अनौपचारिक साधन है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलिए देखते हैं। और हमने अगला क्या बताया था? तो औपचारिक साधन को, औपचारिक अभिकरण कौन सा है? तो विद्यालय जो होता है वो जो है औपचारिक साधन है, औपचारिक अभिकरण है, हमने बताया था। यहाँ पे कौन सा है? तो अनौपचारिक साधन है। कौन? परिवार। किसका? तो शिक्षा का, ठीक, अनौपचारिक साधन है। अगला प्रश्न कि शिक्षा की रक्षा और विकास करना किस विचारधारा की मान्यता है? क्या क्वेश्चंस क्या पूछा गया कि शिक्षा की रक्षा और विकास करना किस विचारधारा की मान्यता है दोस्तों? तो मध्यम मार्गीय विचारधारा का ऐसा मानना है, ऐसी मान्यता है, तो मध्यम मार्गीय। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अगला प्रश्न कि शिक्षा पर राज्य के नियंत्रण को बुराई माना है। शिक्षा पर राज्य के नियंत्रण को, मतलब अगर शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण हो, देश का नियंत्रण हो, तो उसको बुराई माना है। तो किस विद्वान ने ऐसा माना है दोस्तों? तो किसने माना है? बेंथम ने माना है। बेंथम महोदय ने माना। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहे हैं बेंथम महोदय, आप यहाँ पे लगा सकते हो। बेंथम महोदय ने माना कि शिक्षा पर राज्य का पूरा नियंत्रण नहीं होना चाहिए, ये एक बुराई है, मतलब इसको नहीं होना चाहिए, मतलब शिक्षा पर अधिकार राज्य का नहीं होना चाहिए, देश का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कि लोकतंत्र को भीड़ तंत्र किसने कहा? लोकतंत्र को भीड़ तंत्र किसने कहा दोस्तों? आपको सुक्रेटिस कहे, सुकरात महोदय ने बताया इसको। लोकतंत्र को भीड़ तंत्र सुकरात महोदय ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने इसी श्रृंखला में। अगला प्रश्न दोस्तों इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चंस के बीच में कीवर्ड ढूंढने की कोशिश करिएगा। जैसे ही क्वेश्चंस आया अभी कीवर्ड में बताता हूँ ढूंढ करके। जैसे देखिए राज्य तथा समाज में क्या अंतर है? तो देखिए यहाँ पे राज्य देखिए और समाज में देखिए, और तीसरा अंतर देखिए किसमें राज्य एवं समाज में क्या अंतर है। क्वेश्चन आपके समझ में जब तक नहीं आएगा तब तक आपके उत्तर नहीं आएगा। पहला ऑप्शन दिया सत्ता विधेयक, सत्ता विषयक, ठीक है।
अगला देखते हैं काल विषय की, जी बिल्कुल क्षेत्र विषय की, ये भी सही लग रहा है हमको। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। उपर्युक्त तीनों जो हैं राज्य तथा समाज में अंतर है सत्ता विषय के आधार पर, राज्य एवं समाज में अंतर देखा जाता है काल विषय के आधार पर, एवं क्षेत्र विषय के आधार पर भी राज्य एवं समाज में अंतर देखा जा सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों की सर्वाधिक शिक्षा बालक को कहाँ से प्राप्त होती है? बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फंसाने वाला क्वेश्चन। तो सर्वाधिक शिक्षा बालक को कहाँ से प्राप्त होती है? ऑप्शन दिया है ए समाज से, ऑप्शन बी दिया है परिवार, ऑप्शन सी दिया है स्कूल और ऑप्शन डी दिया है खेल के मैदान से। सोचिए दोस्तों क्या होगा, सोचिए आप 2 मिनट के लिए मतलब 2 सेकंड में सोचिए क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक शिक्षा बालक को कहाँ से मिलेगी दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी परिवार से मिलेगी। जी हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने, परिवार से मिलेगी सर्वाधिक शिक्षा किसी बालक को। अगला प्रश्न की शिक्षा के प्रमुख अनौपचारिक साधन हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आने वाला आ रहा है भाई। देखो शिक्षा के प्रमुख अनौपचारिक साधन हैं तो कौन से हैं? देखिए 4 ऑप्शन देख रहे हैं आपको, रेडियो, परिवार, समाज, धर्म। तो कौन सा ऐसा जो है साधन है जो अनौपचारिक साधन है? औपचारिक नहीं है, अनौपचारिक है। तो शिक्षा का अनौपचारिक साधन दोस्तों कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है समाज। जी बिल्कुल आप सही सोचते हो भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका समाज सही होगा। बिल्कुल समाज जो होता है शिक्षा के प्रमुख अनौपचारिक साधन है, जबकि परिवार, रेडियो एवं धर्म जो है क्या है? औपचारिक साधन। अगला प्रश्न कि शिक्षा के प्रमुख सक्रिय साधन कौन से हैं? शिक्षा के प्रमुख सक्रिय साधन कौन से हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है आपका घर जो है ये सक्रिय साधन है। हमेशा जो है आप शिक्षा घर से भी मिलती रहती है। अधिकतर जो है पिताजी हमेशा समझाते रहते हैं, माताजी भी समझाती हैं व्यक्तियों को, अपने पुत्रों को या फिर अन्य लोगों को। अगला प्रश्न देखते हैं हम इसी श्रृंखला में दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने 22वां नंबर की सांस्कृतिक मूल्यों का अर्थ है। सांस्कृतिक मूल्यों का दोस्तों क्या अर्थ है? तो सांस्कृतिक मूल्यों का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पहला ऑप्शन दिया सामाजिक व सांस्कृतिक विरासत में पाए जाने वाले नियम व आदर्श, हाँ यही होगा। अगर अगला दिया था तो उसको कोई मतलब नहीं, यहाँ पे आप वो पढ़ेंगे तो आपके मन में क्या होगा, कन्फ्यूजन बन जाएगी, इसलिए मैं एक ही ऑप्शन बोलता हूँ, वही है। समझ में आ गया कि सामाजिक व सांस्कृतिक विरासत में पाए जाने वाले नियम व आदर्श जो होते हैं उन्हीं मतलब सांस्कृतिक मूल्य वही हैं। विरासत मतलब हस्तांतरण हुई हो किसके द्वारा? अनुवांशिकता के आधार पर, मतलब अपने पूर्वजों के द्वारा आपको मिली हो विरासत के तौर पर, उसी को विरासत बोला था। मतलब आपके पूर्वजों के द्वारा, आपके पिताजी, आपके दादाजी द्वारा आपको प्राप्त हुई हो कोई चीज़, तो उसी को विरासत बोला था दोस्तों। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विरासत के रूप में जो नियम हमको मिलते हैं, जो आदर्श मिलते हैं कि हम किस तरीके से जीवन यापन करेंगे, तो वही है सांस्कृतिक मूल्यों का अर्थ होता है। चलिए तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विद्यालय को समाज का वास्तविक प्रतिनिधि होना चाहिए। विद्यालय को समाज का वास्तविक प्रतिनिधि होना चाहिए दोस्तों। हाँ तो ये क्वेश्चंस ये हो गया आपका, कौन सा हो गया? ये देखिए ये हो गया सांस्कृतिक मूल्यों का अर्थ हो गया, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अगला है कि विद्यालयों को समाज का वास्तविक प्रतिनिधि होना चाहिए, ये मत किसका है? तो दोस्तों ये मत था जॉन डीवी महोदय, जो कि शिक्षा शास्त्र के जनक माने जाते हैं। इन्होंने कहा था जो विद्यालय है वो समाज का वास्तविक प्रतिनिधि इसको होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। जॉन डीवी महोदय के द्वारा ये बात बताई गई थी। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय समिति अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए महत्वपूर्ण सहयोग देने वाली संस्था का क्या नाम है? जो अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए महत्वपूर्ण सहयोग दे उस संस्था का क्या नाम है दोस्तों? तो वो संस्था है आपकी राष्ट्र संघ शैक्षणिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संगठन। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। अगला प्रश्न आप देखते हो दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि परिवार समूह प्रथम मानव पाठशाला है। क्या परिवार समूह जो होता है प्रथम मानव पाठशाला है? प्रत्येक व्यक्ति का अनौपचारिक शिक्षा सामान्य रूप से परिवार में ही प्रारंभ होती है। बालक का बहुत महत्वपूर्ण समय परिवार में ही बीतता है, ये मत किसका है? तो ये मत दोस्तों किसका है? तो बोगार्ड्स महोदय का है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। बोगार्ड्स महोदय ने कहा था परिवार को लेकर के, बोगार्ड्स महोदय ने बताया है बहुत सारी चीज़ें। हमने इसको परिवार का एक लेक्चर बना रखा है सेपरेट, जो है इसके पहले जो वाला लेक्चर है वो उस पर पढ़ा, मतलब शुक्ला डी पॉइंट पे इसके जो पहले लेक्चर हमने डाला था वो लेक्चर जो है परिवार का ही है। तो उसमें हमने बताया था बोगार्ड्स महोदय ने परिवार की परिभाषा किस तरीके से दी है, और यहाँ पे आपके शिक्षा शास्त्र में भी बोगार्ड्स एक अहम भूमिका निभाते हैं। उसी भूमिका के तहत बोगार्ड्स महोदय ने कहा कि जो परिवार होता है, परिवार समूह जो होता है प्रथम मानव पाठशाला होता है। प्रत्येक व्यक्ति का अनौपचारिक शिक्षा सामान्य रूप से परिवार में ही प्रारंभ होती है। बालक
का महत्वपूर्ण समय परिवार में बीतता है, जिससे जो है परिवार का जो है प्रभाव किस पे पड़ता है, जो है व्यक्ति पर पड़ता है, बच्चों पर पड़ता है। ठीक है, ऐसा मानना है कि इसका, तो बोगार्डर्स महोदय का ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने वाले कौन से उपाय हैं। तो दोस्तों प्रभावशाली बनाने वाले कौन से उपाय हैं, तो पैतृक प्रभाव बिल्कुल सही है आपका। ये देखिए मानवीय मानसिक वातावरण प्रभाव ये भी जरूरी होता है, और सामाजिक वातावरणीय प्रभाव ये भी जरूरी होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। हमने बताया जब कोई प्रभाव वगैरह फिर विशेषता किसी चीज़ की पूछी जाए तो आप ऊपर सभी मारिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट होगा, ऊपर तो सभी। अगला प्रश्न है कि राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार का साधन है। तो राज्य जो होता है मतलब देश, वो शिक्षा का किस प्रकार का साधन है। दोस्तों तो वो किस प्रकार का साधन होता है, तो व्यावसायिक साधन होता है। कौन राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का व्यावसायिक साधन होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। कैसा साधन होता है दोस्तों, तो व्यावसायिक साधन होता है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, अगला प्रश्न है कि रीड के अनुसार, रीड एक विद्वान है, इनके अनुसार रीड के अनुसार कौन सा परिवार का मुख्य कार्य नहीं है। तो रीड के अनुसार परिवार का जो मुख्य कार्य है वो सामाजिक सुरक्षा, आपका इसी में ऑप्शन नंबर ए दिया है। सामाजिक सुरक्षा जो होता है रीड के अनुसार परिवार का मुख्य कार्य नहीं है, जबकि वंश वृद्धि, यौन इच्छा की पूर्ति एवं समाजीकरण ये परिवार का मुख्य कार्य होता है। तो अगला प्रश्न है कि आगबर्न तथा निम्काफ ये एक प्रमुख समाजशास्त्री के रूप में हमारे सामने आते हैं। आगबर्न एवं निम्काफ, इनके अनुसार कौन सा परिवार का मुख्य कार्य नहीं है। तो इनके अनुसार, रीड के अनुसार हमने बताया परिवार का मुख्य कार्य कौन सा नहीं था, तो दोस्तों सामाजिक सुरक्षा नहीं था। अगला है कि आगबर्न तथा निम्काफ के अनुसार परिवार का मुख्य कार्य नहीं है, तो इनके अनुसार कौन सा मुख्य कार्य नहीं दोस्तों, तो क्रीड़ा प्रशिक्षण मतलब ऑप्शन नंबर इसका इसे होगा। क्रीड़ा प्रशिक्षण जो है परिवार का मुख्य कार्य नहीं, जबकि स्नेह एवं प्रेम, रक्षा संबंधी कार्य एवं आर्थिक कार्य जो है परिवार के मुख्य कार्य हैं, और क्रीड़ा प्रशिक्षण जो है परिवार से नहीं दिया जाता है किसी व्यक्ति को। अगला प्रश्न है कि किंग्सले डेविस ने किस पारिवारिक कार्य पर बल नहीं दिया है। तो किस पारिवारिक कार्य पर बल नहीं दिया है किंग्सले डेविस ने, तो दोस्तों किस पर नहीं दिया, धर्म के पालन करने पर, धर्म का पालन, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, धर्म का पालन। ठीक, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि परिवार की उत्पत्ति के उद्विकास सिद्धांत का समर्थक कौन है। तो कौन है समर्थक दोस्तों, फ्रेजर महोदय के द्वारा परिवार की उत्पत्ति का जो उद्विकास सिद्धांत था, उद्विकासीय सिद्धांत था, उसको दिया गया था। तो फ्रेजर महोदय, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों इसी श्रृंखला में आपके सामने कि संस्कृति आधारित है। तो संस्कृति दोस्तों किस पर आधारित होती है, संस्कृति आंतरिक जीवन पर भी आधारित होती है, सामाजिक कार्य पर भी आधारित होती है एवं भावात्मक अनुभव पर भी आधारित होती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। उपर्युक्त तो सभी पर क्या है, संस्कृति आधारित होती है। आंतरिक जीवन, धार्मिक कार्य एवं भावात्मक अनुभव पर, इन तीनों पर संस्कृति आधारित होती है। अगला प्रश्न, और भी तत्व हैं इसके जिस पर संस्कृति आधारित होती है, लेकिन जो ऑप्शन में आपके दिया है तो इन तीनों पर आधारित होती है, ऑप्शन नंबर इसका डी, उपर्युक्त तो सभी। अगला प्रश्न, सभ्यता किससे संबंधित है। सभ्यता संबंधित है किससे संबंधित दोस्तों, सभ्यता किससे संबंधित है, तो उपर्युक्त तो सभी, ऑप्शन नंबर इसका भी डी दिया है। अगर ऊपर सभी तो ये भी मार दीजिए, मतलब संबंधित किससे, तो शरीर से भी संबंधित सभ्यता जिसका हम उपयोग करते हैं, उस सभ्यता का भी उपयोग हम करते हैं, नशावान वस्तुओं से भी। ठीक, तो आप ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा आपका, उपर्युक्त तो सभी। ठीक, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं कि मनुष्य संस्कृति ग्रहण करता है। तो अनुकरण द्वारा, खेल द्वारा, संगठित कार्यों द्वारा, उपर्युक्त सभी विधियों के द्वारा क्या करता है, मनुष्य संस्कृति ग्रहण करता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि मूल्यों का विकास होता है। तो मूल्यों का विकास दोस्तों किसके कारण से होता है, तो मूल्यों का विकास किसके कारण से होता है, तो घर से होता है, बिल्कुल, अनुकरण से होता है, या मतलब इन दोनों से होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी दिया था, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर मूल्यों का विकास होता है, ये भी उपर्युक्त सभी के द्वारा होता है, मतलब अनुकरण द्वारा और घर के द्वारा भी मूल्यों का विकास होता है। चलिए दोस्तों इस श्रृंखला में आगे क्वेश्चंस में लाता हूँ। अगला प्रश्न है कि एक बहुजातीय, क्वेश्चन बड़ा है, सही समझिएगा। एक बहुजातीय भारतीय ग्राम में एक हरिजन परिवार एक ब्राह्मण परिवार की जीवन शैली का अनुसरण करने का प्रयास करता है। परिणामतः हरिजन परिवार की जीवन शैली में कुछ परिवर्तन घटित होता है। समाजशास्त्रीय भाषा शैली में ऐसे परिवर्तनों में से किस प्रकार पर आरोपित किया जाता है, मतलब ये परिवर्तन जो होता है इसको क्या नाम दिया जाता है, क्या है, तो संस्कृतिकरण दोस्तों। आप हमने जो है समाजशास्त्र में इसको बताया होगा, संस्कृतिकरण बोलते हैं उसको, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। मतलब जब एक बहुजातीय भारतीय ग्राम में एक हरिजन व्यक्ति, छोटे कास्ट का व्यक्ति ब्राह्मण परिवार से कुछ जीवन शैलियों का अनुसरण करता है, उसको सीखता है और उसी के अनुसार जो है वो कार्य करना शुरू कर देता है। उसके बाद में उसके जीवन में कुछ परिवर्तन जब घटित होता है तो ऐसी क्रिया को क्या करते हैं, संस्कृतिकरण बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अपने समूह की संस्कृति को अस्वीकार करने
कि व्यक्ति की प्रवृत्ति को कहा जाता है। मतलब अपने समूह की जो संस्कृति होता है उसको, मतलब संस्कृति होती है उसको अस्वीकार कर दे व्यक्ति अगर कोई, तो उस प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसको कहा जाता है अहं केंद्रवाद। तो अहं केंद्रवाद आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अपने समूह की संस्कृति को जो कोई व्यक्ति अस्वीकार कर देता है तो ऐसी प्रवृत्ति को अहं केंद्रवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कि क्या उस प्रक्रिया को जिसके द्वारा लिखा, यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं, क्या उस प्रक्रिया को जिसके द्वारा एक विशिष्ट सांस्कृतिक संबंधी विशिष्ट सांस्कृतिक, देखिए विशिष्ट सांस्कृतिक समूह के द्वारा संस्कृति में फैल जाते हैं, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा एक विशिष्ट सांस्कृतिक समूह के सांस्कृतिक लक्षण दूसरी संस्कृति में फैल जाते हैं। मतलब एक संस्कृति के जो लक्षण होते हैं, एक विशिष्ट संस्कृति मतलब अच्छी संस्कृति के जो लक्षण होते हैं अन्य संस्कृतियों में भी फैल जाते हैं, उसके लक्षण जो होते हैं, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको विसरण बोला जाता है। विसरण, विसरण, इसको विसरण बोला जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, अगला प्रश्न है कि जनतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है दोस्तों। तो जनतंत्र का जो मूल सिद्धांत होता है वो समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता तीनों होती है। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता तीनों होती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। जनतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है, स्वतंत्रता भी है, समानता भी है एवं बंधुता भी है। अगला प्रश्न, शिक्षा में जनतंत्रीय विचारधारा का प्रभाव किन बातों पर पड़ा है दोस्तों। तो जनतंत्रीय विचारधारा का प्रभाव जो है किन बातों पर पड़ा है, तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं। समान अवसर प्रदान करना तथा व्यक्तिगत विभिन्नता का आदर करना, सही है। निःशुल्क, अनिवार्य तथा सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, बिल्कुल सही है। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देना, सही, ये भी है। आप यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न है परंपरागत भारतीय समाज के प्रमुख समूह, वर्ग तथा संगठन कौन कौन से हैं, मतलब कौन से हैं। तो जाति, व्यवसायिक समूह एवं धार्मिक समूह ये तीनों आते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एक समाज जो होता है, समाज एक अमूर्त शब्द है। समाज एक अमूर्त शब्द है जो कि एक समूह के दो या दो से अधिक सदस्य के बीच स्थित परस्पर विरोधी संबंधों की जटिलता का बोध कराता है। उक्त कथन किसका है, तो उक्त कथन दोस्तों किसका है, तो एडम स्मिथ का महोदय का, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। जबकि बात कहिए समाज शास्त्र जो है मतलब समाज जो होता है संबंधों का जाल होता है, ऐसा मानना किसका था, तो ऐसा मानना था हमारे मैकाइवर एवं पेज का था। लेकिन देखिए यहाँ पे समाज जो होता है एक अमूर्त शब्द है, मतलब कि इसमें कोई व्यक्तियों का समूह इम्पोर्टेंट, व्यक्तियों के समूह को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जाती है। किसकी इम्पोर्टेंस दी जाती है, मतलब दो तीन चार व्यक्ति हों और उनमें क्या हो, कोई ऐसा समुदाय हो, कोई ऐसा समूह हो जिसमें परस्पर व्यक्तियों में क्या हो, घोल मेल हो, इनमें संबंधों की क्या हो, व्यवस्था हो, मतलब एक दूसरे से जो व्यक्ति उस समूह में रह रहे हों एक दूसरे से संबंध रखते हों, उनके संबंधों से मतलब रखता हो, उसी को समाज बोला जाता है, सोसाइटी बोला जाता है। अगला प्रश्न है तो ये कथन किसका था, तो ये एडम स्मिथ महोदय का था। अगला प्रश्न है कि मानव समाज के पारस्परिक संबंधों में मितव्ययिता के कृत्रिम उपाय का नाम समाज है। ये विचार किसका है, मानव समाज के जो पारस्परिक संबंध होते हैं मितव्ययिता के कृत्रिम उपाय का नाम समाज है, ये विचार किसका है, तो यह विचार दोस्तों टालकट पार्सन्स का है। टी पार्सन्स इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। टालकट पार्सन्स ने जो है समाज की परिभाषा देते हुए कहा कि मानव समाज के पारस्परिक संबंधों में मितव्ययिता के कृत्रिम उपाय का नाम ही समाज है। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्कूल शब्द की भी उत्पत्ति हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से स्कूल शब्द की उत्पत्ति है। तो स्कूल शब्द की उत्पत्ति जो हुई है दोस्तों SCHOLA शब्द ये लिखा है, या फिर आप बोल सकते हो SKHOLE, इन शब्दों से हुई है। चाहे ये शब्द आप ले सकते हो चाहे ये शब्द ले सकते हो, इन्हीं नामक शब्दों से हुई है जो कि लैटिन भाषा से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों हम देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा तत्व परिवर्तन का जनसंख्यात्मक कारण है। तो कौन है दोस्तों, तो कौन है, आप्रवास एवं उत्प्रवास जो होता है ये जनसंख्या परिवर्तन मतलब जनसंख्यात्मक कारक है परिवर्तन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन है कि या आप्रवास एवं उत्प्रवास। अगला प्रश्न, आप्रवास एवं उत्प्रवास को मैं समझाऊंगा किसी अन्य दिन, इस पे मतलब बढ़िया टॉपिक है ये, इसकी परिभाषाएं भी बहुत विद्वानों ने दी है अच्छी तरीके से, तो इसको एक शब्द में बताना उचित नहीं समझूंगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं हम
कि सांस्कृतिक विलंबना का जो सिद्धांत था किसने प्रस्तुत किया था? तो सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत था ऑप्शन नंबर आपका जो है आगबर्न ने। आगबर्न आपको दिया है ऑप्शन नंबर बी में। आगबर्न ने प्रस्तुत किया था सांस्कृतिक विलंबना का जो सिद्धांत था, इसको आगबर्न ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है कि किसने प्रौद्योगिकी को सामाजिक परिवर्तन का कारक माना है? तो किसने प्रौद्योगिकी को सामाजिक परिवर्तन का कारक माना दोस्तों? तो सामाजिक प्रौद्योगिकी को सामाजिक सॉरी किसने प्रौद्योगिकी को सामाजिक परिवर्तन का कारक माना है? तो किसने माना है? तो बेलबन महोदय ने माना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, बेलबन महोदय ने माना है। अगला प्रश्न है कि भौतिक संस्कृति में अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा तीव्र परिवर्तन होता है। मतलब भौतिक संस्कृति में अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा तीव्र परिवर्तन होता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन भी आपके जो है हमारे इंपॉर्टेंट व्यक्ति आगबर निम्नकाप ने ही बताया है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने लाता हूँ। अगला प्रश्न है कि समाज की कौन सी हाँ तो अगला प्रश्न है कि समाज की कौन कौन सी बातों का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है? तो कौन कौन सी बातों का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो आपका समाज की प्रकृति तथा आदर्श का भी प्रभाव पड़ता है, सामाजिक परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है, सामाजिक दृष्टिकोण का भी काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। यानी उपयुक्त तो सभी का प्रभाव जो होता है समाज पर प्रभाव पड़ता है, मतलब शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। समाज के इन सभी तथ्यों का, इन सभी पहलुओं का जो है शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न कि शिक्षा का समाज पर किन किन दिशाओं में प्रभाव पड़ता है? किन किन दिशाओं में प्रभाव पड़ता है दोस्तों? किन किन दिशाओं में प्रभाव पड़ता है? तो इसमें भी आपको देखता है सामाजिक विरासत का न की जागृति एवं सामाजिक नियंत्रण मतलब अर्थात आपका ऊपर तो सभी होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी इसका भी सही होगा। अगला प्रश्न है कि भौतिक संस्कृति किससे संबंधित होती है? तो भौतिक संस्कृति दोस्तों आपकी किससे संबंधित होगी? जाहिर सी बात है भौतिक वस्तुओं से संबंधित होगी। ऑप्शन नंबर इसका डी सॉरी ए ऑप्शन इसका सही होगा। भौतिक वस्तुओं से भौतिक संस्कृति संबंधित होती है। अगला प्रश्न है कि हमारी संस्कृति वह है जो हम हैं। हमारी संस्कृति वह है जो हम हैं, इस कथन के आधार पर संस्कृत और सभ्यता में किसने अंतर प्रस्तुत किया? कि जो हमारी संस्कृति है वह हम है, इस कथन के आधार पर संस्कृत और सभ्यता में अंतर किसने स्पष्ट किया दोस्तों? तो किसने स्पष्ट किया? मैकाइवर तथा पेज ने स्पष्ट किया। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा, यही इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से हमने इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा और जाना कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं शिक्षा शास्त्र के हमारे दैनिक जीवन के हिसाब से, दैनिक जीवन के हिसाब से। तो शिक्षा शास्त्र कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए और सभी के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इसका अगला पार्ट भी मैं लाने की कोशिश करूँगा, ठीक, वो भी आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।